आप भले ही किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की डिग्री कर रहे हैं, अगर उसके अंदर सेल बायोलॉजी है और न्यूक्लियस आपके सिलेबस में है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। फिर से हम लोग पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी तो पढ़ रहे थे, लेकिन आपको अभी स्क्रीन पे एक अलग ही लेआउट दिख रहा होगा। अलग लेआउट का मतलब है कि एक तरफ आप लोगों को हिंदी में लिखे हुए हैं और एक साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है। इससे ये मतलब है कि अब मैं जो भी कंटेंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा एज ए पीडीएफ, उसके अंदर जितने नोट्स इंग्लिश के अंदर होंगे उतने ही नोट्स हिंदी लैंग्वेज में होंगे। यानी कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, हिंदी या इंग्लिश मीडियम से, तो मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर सेम कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं। यहां तक कि जो नोमेनक्लेचर है वो भी हिंदी में प्रोवाइड करवाऊंगा। एमएससी क्या होती है कि एमएससी या फिर बहुत सारी पीजी जो डिग्रीज होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है, लेकिन आप लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। तो हिंदी और इंग्लिश के अंदर तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लेकिन साथ में आप लोगों को रिवाइज करने में मदद मिलेगी इस कंटेंट से। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमारे को ये जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर चाहिए। तो सारे तरीके के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, उन सब की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, अभी तक अगर आप लोगों ने अपने फ्रेंड लोगों को ये चैनल और ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। इससे ये फायदा होने वाला है, अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से हमारे से कनेक्ट होते हैं तो हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंप्लीट यूट्यूब पे ही आप लोगों को कवर करवाने वाले हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे टॉपिक की, यानी कि हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। आप भले ही किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की डिग्री कर रहे हैं, अगर उसके अंदर सेल बायोलॉजी है और न्यूक्लियस आपके सिलेबस में है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि जो भी मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा वो एकदम लॉजिकल तरीके से समझाऊंगा। साथ में आपको बाइलिंगुअल कंटेंट भी मिल जाएगा और जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं जिस टॉपिक से, वो कॉन्सेप्ट के साथ में, लॉजिक के साथ में हम लोग क्लियर करते हैं, तो आपके सारे तरीके के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। भले ही आप किसी थियोरेटिकल एग्जाम में बैठेंगे तो भी आपको कंटेंट पूरा मिलेगा। भले ही आप लोग किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको कंटेंट पूरा मिलेगा। ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस क्या होता है, क्या इसके अंदर एक्चुअल में इवेंट्स होते हैं, क्या कंपोजिशन होता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वो सारी चीजें, जो चीजें आपको कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आएगी, तो उनके लिए मैं सिलेबस से आपके यहाँ पर थोड़ा सा बाहर भी चला जाऊंगा आपको समझाने के लिए, लेकिन वो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी, वो आपको रटना नहीं है, ओनली मैं समझाने के लिए सिलेबस से बाहर जाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में न्यूक्लियस होता क्या है। किसी ने अगर आप लोगों को बोल दिया कि न्यूक्लियस को डिफाइन कीजिए, तो कैसे आप लोग न्यूक्लियस की डेफिनेशन देंगे या फिर न्यूक्लियस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की डेफिनेशन की कि एक्चुअल में न्यूक्लियस होता क्या है। हम लोगों ने जब से सेल बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया है ना, तब से एक चीज बहुत बार रिपीट हो रही है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, इनके अंदर मेन डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनेल्स या फिर यूजुअली बात करें कि न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। एंड इन कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में ये पढ़ा था कि जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि न्यूक्लियस अगर यूकैरियोटिक सेल में है तो वो यूकैरियोटिक सेल का एक फीचर है। ठीक है। दूसरी बात डीएनए की है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं डीएनए होता होगा। ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में ये पढ़ा था। तो मैं बात करूं तो न्यूक्लियस क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, ये बात एकदम करेक्ट है। ठीक है। दूसरी बात, न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है उसके चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनवेलप होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में होता है, बस इतना सा फर्क है। तो ये क्या है, ये यूकेरियोटिक सेल का एक ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर डीएनए होता है। तो डीएनए को क्या बोल सकते हैं कि एक सेल की जीनोमिक इंफॉर्मेशन या फिर जीनोमिक डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर सेल के अंदर डीएनए होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, तो जब सेल डिवाइड होती है तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि डीएनए होता है वो दो सेल्स के अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये कैसे होता होगा, ये ऐसे होता है कि जितना भी ये डीएनए होता है ये रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट का मतलब कि जितना डीएनए है वो अपने आप की एक कॉपी बनाएगा, सेम कॉपी, और जैसे ही एक सेल से दो सेल बनेगी तो दोनों सेल्स के अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम डीएनए इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसा डीएनए पेरेंटल सेल में था ऐसा ही यहाँ पर प्रोजेनिटर सेल के अंदर होगा इक्वल अमाउंट में। तो डीएनए न्यूक्लियस में होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी कहाँ होगा, वो भी न्यूक्लियस में होगा। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, वो भी न्यूक्लियस में होता है। अब ये होता है कि जैसे ही डीएनए एक्सप्रेस होता है, डीएनए के जो बहुत सारे खंड होते हैं ना, फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो एक जीन को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि कुछ यूनिक सीक्वेंस होती है। अगर वो ट्रांसलेट होती है, ट्रांसलेट का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ, फिर होती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए से एमआरएनए बनना, और ट्रांसलेशन का मतलब है कि एमआरएनए से प्रोटीन बनना। तो वो जैसे ही ट्रांसलेट होगी तो एक यूनिक तरीके की प्रोटीन बनाएगी जो किसी ना किसी पाथवे में या फिर किसी ना किसी स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि किसी एक फिनोमिनन को कोड करती है। तो रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। और यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनेगा जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये डीएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा और देन वहां पर ट्रांसक्रिप्शन होगा और देन वापस ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। देन यहां तक ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ कि डीएनए से एमआरएनए बना। अब ये एमआरएनए क्या करता है, ये न्यूक्लियस से बाहर जाता है और राइबोसोम्स के साथ में अटैच होता है, और वो राइबोसोम्स इसको रीड करके एक प्रोटीन बनाते हैं, एमिनो एसिड की सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि डीएनए से आरएनए बना और वो आरएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में जाकर राइबोसोम्स के साथ में अटैच हो जाएगा और प्रोटीन बन जाएगी। यहाँ पर कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जैसे कि कोई यूनिक कोड है, वो एक जीन को कोड करते हैं, उससे कोई प्रोटीन बनने वाला है। फिर अनवांटेड कोड आ जाते हैं, वो किसी भी तरीके की प्रोटीन को कोड नहीं करते। फिर वापस वहां पर कुछ यूजफुल कोड्स होते हैं जो एक फिनोमिनन को, प्रोटीन को कोड करते हैं। तो क्या होता है कि इस एमआरएनए के अंदर इंट्रोन और एक्सोन्स होते हैं। एक्सोन्स क्या होते हैं, एक यूनिक सीक्वेंस को कोड करते हैं, और इंट्रोन्स जो होते हैं वो अनवांटेड सीक्वेंसेज होती है। तो यहाँ पर इंट्रोन्स को हटा दिया जाता है, एमआरएनए स्प्लाइसिंग होगी, आरएनए स्प्लाइसिंग बोल सकते हैं या फिर आरएनए प्रोसेसिंग बोल सकते हैं उसको, जिसके अंदर इंट्रोन्स को हटा दिया जाता है। 5 एंड पे केपिंग कर दी जाती है एंड 3 एंड के ऊपर पॉली ए टेल सीक्वेंस जोड़ दी जाती है। इन सबको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। तो आरएनए प्रोसेसिंग कहाँ होता है, आरएनए प्रोसेसिंग भी न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। तो न्यूक्लियस को कैसे डिफाइन करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग न्यूक्लियस के फंक्शन बता दोगे, उसका कंपोजिशन बता दोगे, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो सब चीजें बता दोगे, लेकिन बात अगर डिस्क्राइब करने की आई, डेफिनेशन की आई ना, तो वो इतना इजी होता नहीं है।
इसलिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है और इसको इतनी डीपली आपको समझा रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग इसको इजीली डिफाइन कर देंगे, इससे एक डेफिनेशन निकाल लेंगे। तो डेफिनेशन क्या हुई, द न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि हमने ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर, उनको तीन कैटेगरीज में रखा था। एक ऐसे ऑर्गेनेल जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है लिपिड की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक ऐसे ऑर्गेनेल जिनके अंदर डबल लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनके सराउंडिंग के अंदर है, यानी कि वो सराउंड या फिर बाउंड होते ही नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके सराउंडिंग में डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये डबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हुई, न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर सेल्यूलर जीनोमिक डीएनए होता है एंड बहुत सारे इवेंट लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग होती है। ये तो हुई हमारी न्यूक्लियस की डेफिनेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो मैं आगे की चीज बताता हूं। अब आपको यही चीज इंग्लिश और हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको अगर घर पर जाकर रिवाइज करना है कि समझ में नहीं आया, तो वो लोग हिंदी में तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पीजी डिग्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को लिखना इंग्लिश में ही पड़ेगा, ये चीज याद रखनी है। फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट, मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस बना हुआ किन चीजों से होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है इसके अंदर। चलिए ये भी देखते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो डबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस का आवरण बोल देंगे आप लोग इसको। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है कि जो डबल मेम्ब्रेन होती है जिससे ये सराउंडेड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। चलो ये चीज भी ठीक है। बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे सेल को सिग्नल मिला, ये मान लेते हैं एक सेल है, इसको बाहर से सिग्नल मिला और सिग्नल मिला कि किसी जीन को एक्सप्रेस करने हैं, तो वहां पर कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर यहाँ पर उस जीन के प्रमोटर को बाइंड करेगा। देन ये जीन एक्सप्रेस होगी और एक्सप्रेस होकर एमआरएनए बनाएगी और ये एमआरएनए इस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद में ये राइबोसोम्स के साथ में अटैच होगा और प्रोटीन बना लेगा। तो एक इवेंट हुआ यहाँ पर, एक चीज हुई कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अंदर कैसे आया और ये एमआरएनए बाहर कैसे गया। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो एनवलप होता है इसके अंदर बहुत सारी जगह पर एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, यानी कि डिस्टेंस होती है प्रॉपर। उस डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियर पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे ये प्रोसेस होती है कि बहुत सारी प्रोटीन्स जो अंदर आना चाहती है न्यूक्लियस में वो अंदर आ सकती है। हालांकि ये इवेंट सेलेक्टिव होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर आ सकती है, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अंदर आ सकता है, नहीं, ये कंप्लीटली सेलेक्टिव होता है। चलो ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है इतना याद रखना है कि न्यूक्लियर पोर भी होते हैं इस डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम के ऊपर। अब मैं बात करूं कि इसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं। पहली बात तो ये कि ये डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है, तो यहाँ पर एक पोर होना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी प्रोटीन्स मिलकर ही एक बहुत सारी प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स बनाती है और वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इस पोर का काम करता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बात करूं कि डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, और मैं ये भी बताऊं कि एक ह्यूमन सेल के अंदर 2 मीटर से भी ज्यादा लेंथ का डीएनए होता है। तो क्या आप उसको एक सेल के अंदर रख सकते हैं, और सेल में भी न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में भी बहुत सारी और चीजें होती हैं और वो 2 मीटर से भी ज्यादा लेंथ का डीएनए भी होता है।
तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन फॉर्म में होता है, यानी कि कुछ प्रोटीन्स के साथ में मिलकर ये एक कंडेंस स्ट्रक्चर बना लेता है। चलो ठीक है, यहां तक। न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस होता है कि इस न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होती है जो कि आरआरएनए से मिलकर बनी हुई होती है। अब ये आरआरएनए क्या काम में आता होगा? ये आरआरएनए राइबोसोम्स बनाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना राइबोसोम की स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट, तो ये वही आरआरएनए है जो यहाँ पर एक्सप्रेस होगा तो राइबोसोम बनाएगा, और राइबोसोम की स्मॉल और लार्ज सब यूनिट यहाँ पर अलग अलग होती है, सेपरेट होती है। ये इस न्यूक्लियस से बाहर जाने के बाद में ही स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट एक साथ में अटैच होगी। तो ये जो आरआरएनए होता है ये एक कंडेंस स्टेट के अंदर होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और ये इस न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। चलो यहां तक ठीक है। अब क्या होता है, इस न्यूक्लियस में बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, लाइक फ्लूइड लाइक नेचर का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा होता है? ये होता है सेमी फ्लूइड। अब इसको मैं बताऊं कि सेमी फ्लूइड क्यों बोलते हैं, आप लोग बताइए। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सेमी फ्लूइड इसलिए बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो मैटर होता है वो ना तो एकदम लिक्विड स्टेट में होता है और ना ही सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए इस न्यूक्लियोप्लाज्म को सेमी फ्लूइड बोल दिया जाता है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि एक न्यूक्लियस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं या फिर उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है मेनली। चलो ये क्लियर है, तो आगे बताता हूं मैं अभी। न्यूक्लियर एनवलप। अब एक एक करके इन कंपोनेंट्स को पढ़ाता हूं, इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूक्लियर एनवलप की बात करें तो हम लोगों ने अभी अभी बात किया कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में लिपिड बाइलेयर की डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो डबल लेयर्ड होती है। कैसी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरीके की होती है, यानी कि लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड की बाइलेयर हो गई, लेकिन ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन इस तरीके की दो लेयर होती है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। तो न्यूक्लियर एनवलप नेचर के अंदर कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस है। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको बोल देते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको बोल देते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन दोनों के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। चलो यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है तो मैं एक और चीज समझाता हूं आप लोगों को। आपने कभी पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा तो अब पढ़ लेना कि न्यूक्लियस के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होती है। अगर न्यूक्लियस के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होगी तो वो आउटर मेम्ब्रेन से ही होगी, और आउटर मेम्ब्रेन से अटैच होती है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। उस तरीके के राइबोसोम आउटर मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, कभी कभी किसी कंडीशन के अंदर हो सकते हैं कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जिस तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है उस तरफ आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं, इस तरीके से। तो यहां तक क्लियर हुआ? न्यूक्लियर एनवलप की स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आई। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। फिर है न्यूक्लियर लेमिना। अब यदि मैं बात करूं कि न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के अंदर कैसा होता है, राउंड शेप या फिर ओवल शेप, तो ये शेप कैसे मेंटेन होती होगी? ये शेप ऐसे मेंटेन होती है कि इसके अंदर एक लेमिनस प्रोटीन होती है। ये लेमिनस प्रोटीन क्या करती है?
कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट नेचर की होती है, यानी कि ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल इस तरीके से एक बाई एक, एक के बाद एक ऐसे जुड़ते हुए एक फिलामेंट बना लेते हैं और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। तो ये न्यूक्लियर लेमिना क्या करता है, ये लेमिनस प्रोटीन इस तरीके से कनेक्ट होते होते इस तरीके की शेप बना लेती है, राउंड शेप या फिर ओवल शेप, जो कि न्यूक्लियस का जो शेप होता है उसको मेंटेन करता है और न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। सपोर्ट प्रोवाइड कैसे करवाएगा कि बाहर से अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन यही कर रहा है ना, किसी भी तरीके का प्रेशर आएगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उस पे ये प्रेशर नहीं पहुंच पाएगा। पहली बात तो कि डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी है उन दोनों के बीच में, और उसके बाद में न्यूक्लियर लेमिना भी है। ठीक है, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। दूसरी बात, जब न्यूक्लियस असेंबली बनती है और ये डिसअसेंबल होता है तब भी इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। असेंबली और डिसअसेंबली का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही सेल डिवाइड होती है तो ये रेप्लिकेट होने के बाद में ये डीएनए इक्वल इक्वल अमाउंट के अंदर दोनों सेल्स के अंदर जाता है। यदि उस टाइम पर भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही और ये लेमिना बना हुआ रहा तो क्या ये डीएनए इक्वल इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो बाउंड है ना डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम से और सराउंडिंग में न्यूक्लियर लेमिना भी बना हुआ है। इसलिए इक्वल अमाउंट में डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पाएगा, डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या होता है कि जब सेल डिवाइड होती है ना तब इस लेमिनस प्रोटीन पे फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है, एक सिग्नलिंग चलती है, उस सिग्नलिंग के थ्रू फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो ये लेमिनस प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी और इनएक्टिव होने के बाद में ये फिलामेंट्स ब्रेकडाउन हो जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियर लेमिना ब्रेकडाउन हो जाएगा। और न्यूक्लियर लेमिना ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये जितना भी डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है ये मेम्ब्रेन ये साइटोप्लाज्म के अंदर वेसाइकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। जैसे ही डीएनए डिवाइड हो जाएगा, दो सेल्स बन जाएगी, देन ये वापस से असेंबली बनाएगा, यानी कि ये फॉस्फेट हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो डीएनए होता है, क्रोमेटिन होता है, उसके चारों तरफ ये न्यूक्लियर लेमिना बन जाता है और लेमिना बनने के बाद में ये वेसाइकल्स वापस यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस यानी कि न्यूक्लियर एनवलप बना लेती है। तो ये चीज भी समझ में आई कि ये जो न्यूक्लियर लेमिना होता है ये कंट्रीब्यूट करता है न्यूक्लियर असेंबली और डिसअसेंबली में। चलो, एक पॉइंट मेंटेन न्यूक्लियर शेप, 2 पॉइंट मैकेनिकल सपोर्ट, 3 पॉइंट। यहां तक क्लियर है? न्यूक्लियर एनवलप होता है उसका भी ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। ये बात भी समझ में आ गई कि ये एनवलप तभी होगा जब न्यूक्लियर लेमिना होगा, तभी डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम बनेगा, ऐसे तो कहां बनेगा। चलो ठीक है, ये भी क्लियर है। पार्टिसिपेट इन अ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये डीएनए मान लो कि प्रोटीन के साथ में कंडेंस फॉर्म में है, लेकिन जब किसी जीन को एक्सप्रेस होना होगा तो वो कैसे प्रेजेंट होगी, कहां पर प्रेजेंट होगी, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए है तो वो इस तरीके से उलझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो न्यूक्लियर लेमिना है ना, इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर देता है, इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर। तो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हेल्प करता है। साथ में मैं एक और चीज बताऊं कि जो ये न्यूक्लियर पोर होता है ना, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये प्रोटीन्स इस न्यूक्लियर लेमिना से असेंबली बनाना स्टार्ट करती है, कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट करती है कि कहां पर न्यूक्लियर पोर बनेगा। तो न्यूक्लियर पोर कहां बनेगा? इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये न्यूक्लियर लेमिना का योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो न्यूक्लियर लेमिना आपको समझ में आ गया कि क्या होता है न्यूक्लियर लेमिना? चलो ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, अब बताता हूं मैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है ये मैंने समझा दिया कि ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन है, इस तरीके से
ठीक है, इस तरीके से मेम्ब्रेन है। ये यहाँ पर न्यूक्लियर लेमिना है, इस तरीके से। चलो ठीक है, न्यूक्लियर लेमिना है। यहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन्स एक इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेगी न्यूक्लियोप्लाज्म की साइड में, ठीक है। फिर ऐसे असेंबली बनाते बनाते यहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसे असेंबली बना लेगी और यहाँ पर इस तरीके से फिलामेंट्स। इस तरीके से होता है एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत सारी प्रोटीन्स की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इस इनर साइड में ये जो स्ट्रक्चर होती है उसको तो बोलते हैं न्यूक्लियर बास्केट, क्योंकि ये बास्केट जैसी स्ट्रक्चर है ना, इसलिए। और जो साइटोप्लाज्मिक साइड में ये जो फिलामेंट टाइप के होते हैं इनको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। तो इसका मेन काम क्या है इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का, वो समझो। मेन इंपॉर्टेंट चीज तो वो है, अगर ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइड है न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल आएगा तो वो इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से ही तो आएगा, या फिर इस न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी डीएनए या फिर प्रोटीन जाएगी तो वो भी कैसे जाएगी वो भी इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होकर ही तो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का मेन जो फंक्शन है वो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए अंदर आना होगा वो इसी से आएगा, और यदि एक्सपोर्ट होना है तो भी वो इसी से होगा। यहां तक क्लियर है। अब यदि मैं बात करूं कि न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाने वाले कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, भले वो कोई पॉलीमर है, मोनोमर है, कुछ भी है, तो एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, बाहर जाने के बाद में प्रोटीन बनाता है। तो एमआरएनए न्यूक्लियस की साइड से साइटोप्लाज्म की साइड में जाता है। चलो ठीक है। राइबोसोम सब यूनिट्स, आरएनए होता है, उससे राइबोसोम सब यूनिट्स बनती है। वो सब यूनिट्स बाहर जाने के बाद में साइटोप्लाज्म में जाकर राइबोसोम बनाते हैं, यानी कि स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट अटैच होकर ही कंप्लीट राइबोसोम बनाती है। उसके बाद में ही वो प्रोटीन को ट्रांसलेट करेगी, यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगी, एमआरएनए को ट्रांसलेट करेगी प्रोटीन के अंदर। चलो ठीक है। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आने वाले मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर प्रोटीन, कोई प्रोटीन है ईआर के अंदर बना, वो गोल्जी बॉडी में गया, गोल्जी बॉडी में जाने के बाद में उसके ऊपर कुछ यूनिक सीक्वेंस ऐड हुई जिसको सिग्नल बोलते हैं, और वो सिग्नल है कि आपको न्यूक्लियस के अंदर जाना है। ये कोई न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ले, या फिर जो प्रोटीन क्रोमेटिन बनाने में हेल्प कर रही है वो प्रोटीन है जो कि आरईआर में बनी है और गोल्जी बॉडी में जाने के बाद में उसको न्यूक्लियस में भेजना है, तो वो भी इस पोर के थ्रू ही आएगी। चलो ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर मैंने बता दिया। डीएनए आरएनए प्रोसेसिंग प्रोटीन, आरएनए को प्रोसेस करने वाली प्रोटीन्स, वो भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो कैसे आएंगे, वो भी इसी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से ही आएंगे। तो ये चीज तो एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी आपके कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन है। यहां से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसको और जूम करके आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से बहुत सारी प्रोटीन होती है जो यहाँ पर असेंबली बना लेती है, कॉम्प्लेक्स बना लेती है, और उसके बाद में न्यूक्लियर पोर बनता है जो इनर साइड से न्यूक्लियर लेमिना के साथ में अटैच होता है। चलो ठीक है। अब बात करते हैं इस न्यूक्लियर पोर से किस तरीके से मॉलिक्यूल न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और किस तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। देखो यहां पर बना रहा हूं मैं, ये डबल मेम्ब्रेन है, ये इस तरफ भी डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया एक सेकेंड, ये कहाँ भाग रहा है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यदि कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको जाना है न्यूक्लियस के अंदर,
तो ये कैसे जाएगा? या फिर RAR के अंदर कोई प्रोटीन बनी और ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी में गई और गोल्जी बॉडी में सिग्नल्स ऐड कर दिए गए कोई भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल NLS। ये सीक्वेंस है जिससे ये डिसाइड होता है कि ये प्रोटीन न्यूक्लियस के लिए बनी है। तो ये अंदर कैसे जाएगा दोस्तों? साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन होती है इम्पोर्टीन, ये याद रखना है। साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन होती है इम्पोर्टीन, ये इस NLS को पहचानती है, इसकी जानकारी है, तो ये इसके पास में आएगा और ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। अब इस इम्पोर्टीन प्रोटीन के पास में ये लाइसेंस है, ये टोकन है कि ये इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से न्यूक्लियस के अंदर जा सकती है। तो ये क्या करेगी? ये इम्पोर्टीन प्रोटीन NLS न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल को पहचानती है, इसको आइडेंटिफाई करने के साथ में इसके साथ में बाइंड होती है और ये न्यूक्लियस के अंदर ले जाती है इसको। चलो ठीक है भाई, ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया, इतना काम हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर कोई मॉलिक्यूल जाएगा तो उसको कौन लेकर जाएगा? इम्पोर्टीन प्रोटीन। चलो ठीक है, यदि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में किसी मॉलिक्यूल को आना है तो वो कैसे आएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन होती है, मैं साइड में हो जाता हूं, एक्सपोर्टीन। ये एक्सपोर्टीन प्रोटीन उस मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड होगी, देन इस एक्सपोर्टीन प्रोटीन के पास में ये टोकन होता है कि आप लोग इस न्यूक्लियर पोर से बाहर जा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने का काम तो करेगी एक्सपोर्टीन प्रोटीन और इंपोर्ट करने का काम करेगी इंपोर्टीन प्रोटीन। ये दो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको याद रख लेना। यहां तक क्लियर है कि न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कौन करता है? अब बात करते हैं हम लोग, एक्चुअल में बहुत सारे कंपोनेंट्स हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और साथ में ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को और कौन सा टॉपिक और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको नहीं आता है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। अपने फ्रेंड लोगों को ये चैनल शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ जाएंगे। तो मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा और लाइव आने के बाद में एग्जाम टाइम में हम लोग ऐसे करेंगे कि जैसे कंप्लीट सेल बायोलॉजी है उसका 2 से 3 घंटे के अंदर एक साथ रिवाइज करना है, ये सारे नोट्स के साथ में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, एग्जाम से फर्स्ट डे। तो आप लोगों को ये इजीली रिवाइज करने में भी मदद मिलेगी, इसलिए आप लोग ये वीडियो और ये चैनल शेयर करते रहना। चलो न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म इज द इंटरनल एक्वस फेज ऑफ द न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक एक्वस लिक्विड टाइप का बोल सकते हैं, एक्वस को एक्वेटिक फेज बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्रोमेटिन होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्रोमेटिन होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। हाँ भाई, न्यूक्लियोलस भी होता है और इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स भी सस्पेंड होती है। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा होता है नेचर के अंदर? सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म से आप लोगों को इतनी ही चीजें याद रखनी है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक्चुअल में ये क्रोमेटिन क्या होता है इसके बारे में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना आप लोग। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है। देखो, मैंने बताया कि ह्यूमन सेल के अंदर 2 मीटर से भी ज्यादा लेंथ का DNA होता है। वही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं
कि वो कैसे कंडेंस होता होगा प्रोटीन के साथ में, यानी कि क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, डीएनए प्लस एसोसिएटेड प्रोटीन्स। इस तरीके से डीएनए होता है, ये एक प्रोटीन है। पहले मैं प्रोटीन बना देता हूं यहां पर, ये प्रोटीन्स, ठीक है। इस तरीके से डीएनए होता है, एक बार राउंड, ये दूसरी बार, तो ये कितना होता है 1.65 राउंड ऑफ डीएनए एक प्रोटीन के ऊपर, और ये होती है स्टोन प्रोटीन, और इसके अंदर होते हैं लगभग 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये प्रोटीन होती है और इसके ऊपर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो इस तरीके से लिपटा हुआ होता है। तो ना तो ये एक राउंड है और ना ही दो राउंड है, ना ही डेढ़ राउंड है, डेढ़ राउंड के अप्रोक्स है, यानी कि 1.65 राउंड ऑफ डीएनए एक स्टोन प्रोटीन के ऊपर होता है, जिसके अंदर लगभग 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए बेस पेयर होते हैं। फिर ये इस तरीके से इस प्रोटीन के ऊपर इतना ही राउंड होगा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, 1.65, ठीक है। फिर इस तरीके से इस प्रोटीन पे होगा, चलो ठीक है, ये हो गया। फिर इस प्रोटीन पे इस तरीके से होगा, ठीक है, ये हो। अब देखना, इसको ध्यान से पढ़ना, ये तो हो गया यहाँ पर। अब ये एक स्टोन प्रोटीन है, ये बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। पहली बात तो ये याद रख, एक से ज्यादा प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। कितनी प्रोटीन से? 8 प्रोटीन से, सब यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। कितनी प्रोटीन की सब यूनिट होती है? 8 होती है। कौन कौन सी होती है? H2A, H2B, H3 और H4। तो ये तो 4 ही हुई, लेकिन ये दो दो होती है, दो इसकी यूनिट, दो इसकी, दो इसकी और दो इसकी। तो ये कंप्लीट कितनी सब यूनिट हो गई? 8 सब यूनिट हो गई, जिसकी वजह से इसको ओक्टामर भी बोलते हैं। कैसी होती है ये स्टोन प्रोटीन? 8 सब यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है, जिसकी वजह से इसको ओक्टामर भी बोलते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर H1 प्रोटीन तो है ही नहीं, इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट के अंदर करना। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा अभी, अगर आता है तो अभी कमेंट के अंदर कर देना। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं और कितने गलत बोलते हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये डीएनए 1.65 राउंड एक स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ होता है। तो एक स्टोन प्रोटीन और उसके चारों तरफ जो डीएनए होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। जैसे ये है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया। अब एक न्यूक्लियोसोम और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स रिपीट होती रहती है। तो एक न्यूक्लियोसोम और दूसरा न्यूक्लियोसोम, इसके बीच में जो फ्री डीएनए होता है उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, और वो होती है 20 से लेकर 18 बेस पेयर तक की सीक्वेंस हो सकती है डीएनए। चलो ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। अब मैं बताता हूं कि ये H1 प्रोटीन कहाँ है। ये न्यूक्लियोसोम है, इसके अंदर स्टोन प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन के ऊपर ये डीएनए है। तो ये डीएनए जहां से इस स्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटना शुरू करता है उसको बोलते हैं एंट्री ऑफ डीएनए, और जहां से खत्म होकर वापस दूसरे न्यूक्लियोसोम की तरफ होता है उसको बोलते हैं एग्जिट डीएनए। तो जो एंटर डीएनए और एग्जिट डीएनए होता है, इसको सील करने का काम होता है एक प्रोटीन का, जो कि होती है H1 प्रोटीन, ठीक है। अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे पूछिए। ये एक न्यूक्लियोसोम जिसके अंदर 8 सब यूनिट तो हैं स्टोन प्रोटीन की,
इनकी H2A H2B दो है सबकी, H3 और H4। एंट्री डीएनए और एग्जिट डीएनए होता है, इसको सील करने का काम करती है H1 प्रोटीन। इसको इस स्टोन प्रोटीन के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। और दो न्यूक्लियोसोम के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके अंदर 80 से लेकर 20 बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेनली यही हिस्टोन प्रोटीन होती है। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये नहीं होती है, लेकिन यूकेरिया के अंदर स्टोन लाइक प्रोटीन होती है, न कि स्टोन प्रोटीन होती है। और जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म के अंदर डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो माइक्रो स्ट्रक्चर होती है गैमेट्स। स्पर्म में उसके अंदर डीएनए को बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होना होता है, इसलिए वहां पर प्रोटामाइंस नाम की प्रोटीन होती है जो कि डीएनए को और भी ज्यादा कंडेंस करती है। अगर ये याद रखोगे तो भी चलेगा, या फिर हाई लेवल की आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। न्यूक्लियोसोम किसे बोलते हैं, क्रोमेटिन किसे बोलते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन होता है ना, ये इससे भी ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होता है। अगर ये फुल्ली कंडेंस है तो इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। अगर ये हेटेरोक्रोमेटिन के कंपैरिजन में, हेटेरोक्रोमेटिन ऐसी क्रोमेटिन फॉर्म होती है जिसके अंदर ना तो रेप्लिकेशन होता है और ना ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन थोड़ी सी लूज स्टेट जिसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और ट्रांसलेशन भी हो सकता है। वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, डीएनए की फॉर्म पढ़ेंगे ना, तब वहां पर पढ़ेंगे वो डिटेल्स। तो क्रोमेटिन वाला पोर्शन आप लोगों का क्लियर है। न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर आप लोगों की क्लियर है। न्यूक्लियोसोम किसे बोलते हैं, एक स्टोन प्रोटीन और उसके चारों तरफ जो 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है वो, एंड स्टोन प्रोटीन के अंदर ये 8 सब यूनिट्स होती हैं टोटल। और H1 जो प्रोटीन होती है वो एंटर डीएनए को और एग्जिट डीएनए को सील करने का काम करती है, वो होती है H1 प्रोटीन। ये स्टोन प्रोटीन के अंदर इंक्लूड नहीं करनी है, इस ओक्टामर के अंदर इंक्लूड नहीं करना है H1 को। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्लियर है ये सब चीजें। अब मैं बताऊं, जितनी चीजें हम लोगों ने न्यूक्लियस के अंदर पढ़ी है ना, वो इस सीक्वेंस के अंदर पढ़ी है। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से तो आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, जैसा कॉन्सेप्ट और जिस लॉजिक के साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके हिसाब से। यदि नहीं हो रही है तो एक बार और रिवाइज करिए, इंग्लिश और हिंदी के अंदर जैसा जैसा आपका बैकग्राउंड है आपको याद हो जाएगी। और यदि आप लोग एमएससी के साथ में कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, CSIR, नेट, या फिर आपकी कोई भी रिलेटिव एग्जाम है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, या फिर थियरी आप लोगों को लिखनी है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करना है एवरीथिंग, तो आप लोगों को ये इतनी सारे पॉइंट कॉन्सेप्ट के साथ में याद होने चाहिए। ये रटने से याद नहीं होंगे। जो मैंने इतनी देर एक्सप्लेन किया ना उसकी समरी है ये इतना तो आप लोगों को इतने बड़े लेक्चर से याद होना ही चाहिए। चलो ठीक है, यदि आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना, क्योंकि उसके बिना मैं ना तो लाइव आ सकूंगा और ना ही आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन करवा पाऊंगा। बाकी ये जो नोट्स हैं ये आप लोगों को लिंक के अंदर मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक पे प्रेस करना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और ऐसे ही सारे जितने भी आने वाले लेक्चर्स हैं हमारे, वो इसी फॉर्म के अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कौन से वाला सेल ऑर्गेनेल पढ़ना चाहोगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो कमेंट कर देना। एंड तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।